योर बिग वेलकम इन ग्लोबल साइंस एकेडमी। क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल चुकी है और आपके लिए आज नया दिन है। आप क्लास 10th से स्टडी करने के बाद क्लास 11th में आपका फर्स्ट डे है और केमिस्ट्री का लेसन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आपको मैनी कंग्रेचुलेशंस फॉर चूजिंग साइंस स्ट्रीम। और यहाँ देखिए कुछ मैं बात आपको सबसे पहले समझाना चाहूँगा। हाई लेवल केमिस्ट्री क्लासेज आपका स्टार्टिंग हुआ है। क्लास 11th लेक्चर 1 यूनिट 1 मतलब लेसन 1 है। पहले लेसन का आपके केमिस्ट्री के पहले लेसन का नाम है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मतलब रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा। आप काफ़ी एक्साइटेड होंगे कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा और मैं भी यकीन मानिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आपको आज मैं कुछ नया सिखाऊंगा। तो हम दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये इतिहास रचने वाली काम करेगी यदि बना रहा तो मैं आपसे अपील करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखें और इसकी पूरी कंसेप्ट को अपने जहन में अपने कैप्चर में लेने का प्रयास करें, ताकि मेरे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, जो ट्राई किया जा रहा है आपको स्पेशल चीज़ों को देने का, वो प्रयास सार्थक हो सके, सक्सेसफुल हो सके। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा। तो इस लेसन में हमारे भाई और बहनों सबसे पहले आपको मैं परिचित कराऊंगा केमिस्ट्री से, और आपका सिलेबस भी यही कहता है कि क्लास 10th में जो आपने पढ़ा है उससे और क्लास 11th-12th में जो पढ़ना है उसमें, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलते हैं। बड़े पैमाने पर आपको साइंस का अध्ययन करना है, आईएससी करने जा रहे हैं आप। तो यहाँ देखिए सबसे पहले केमिस्ट्री के विषय में मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है ब्लैक कलर मतलब काला रंग। पहले मैं थोड़ा वीडियो के स्ट्रक्चर को समझा दूंगा कि किस प्रकार से आपके पास तक जा रहा है। मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वीडियो के अंत में आपको ये फोटोज़ के रूप में मिल जाएंगे, ताकि आप इससे फियर का निर्माण कर सकें, एक काफ़ी बेहतरीन मजबूत नोट्स आप तैयार कर सकें। क्योंकि केवल मैं पढ़ा दिया आप समझ गए लेकिन नोट्स तैयार नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा, अधिक समय तक आप इस चीज़ को याद नहीं रख पाएंगे। तो मैं यहाँ अंडरस्टैंडिंग आपका स्ट्रॉन्ग करूँगा और आपका फियर भी मैं कंप्लीट कराऊँगा। वीडियो के अंत में आपको जितने भी चीज़ों को मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। आप बहुत ज़्यादा वहाँ से आप अपना ले करके और फिर मतलब कि आप अपना नोट्स रेडी कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी केवल आपको सुनना है, सीखना है, समझना है, सपोर्ट करना है, कुछ ना आए तो कमेंट भी करना है और वीडियो को लाइक करके जाना है। देखिए यहाँ पर तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, केमिस्ट्री का मतलब कीमिया से हुई है, कीमिया मतलब काला रंग, काला रंग का मतलब केमिकल और केमिकल का मतलब उसी से बन गया केमिस्ट्री। और इसमें केमिकल्स का हम लोग अध्ययन करते ही हैं, स्टडी करते ही हैं। केमिस्ट्री का परिभाषा जान लीजिए। केमिस्ट्री इज ए स्टडी ऑफ सब्सटेंस, देयर प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। क्या बोलेंगे इसको कि रसायन शास्त्र पदार्थों, उनके गुणों, संरचनाओं और रूपांतरण का अध्ययन है। इन 4 चीज़ों में देखिए पदार्थों का अध्ययन, कौन कौन से पदार्थ खोजे जाएंगे, कब खोजे गए, क्या कैसे खोजे गए, तो ये पदार्थ हो गए। उनके गुणों मतलब कैसे व्यवहार करेंगे, चालक होंगे, कुचालक होंगे, द्रव होंगे, गैस होंगे, ठोस होंगे, यौगिक होंगे, मिश्रण होंगे, तत्व होंगे, ये सब उनका गुण हुआ। तो पदार्थों उनके गुणों, संरचनाओं, सारे पदार्थों की संरचनाएं अलग अलग हैं, ठोस द्रव गैस सबकी अलग अलग है और सबका अध्ययन हम लोग केमिस्ट्री में ही करते हैं। तो उनके संरचनाओं और रूपांतरण भी तो होता है। द्रव भी वाष्प में बदलता है, पानी वाष्प में बदलता है, वाष्प भी द्रव में बदलता है, द्रव भी ठोस में बदलता है। और इन तीनों अवस्थाओं का अध्ययन हमारे बाबू हम लोग केमिस्ट्री में ही करते हैं। इसका मतलब केमिस्ट्री में रूपांतरण का भी अध्ययन होता है। सो आप बड़े पैमाने पर किसी को आपको पूरी तरह से सेटिस्फाइड करना हो तो आप बेहतरीन आप डिफिनेशन बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री इज ए स्टडी ऑफ सब्सटेंस, देयर प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब रसायन शास्त्र पदार्थों, उनके गुणों, संरचनाओं और रूपांतरण का अध्ययन है।
क्लियर हुआ बात ये। तो ये था डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री कि केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ सब्सटेंस देयर प्रॉपर्टीज यूज इन ट्रांसफॉर्मेशंस। उम्मीद है कि आप इस चीज़ को बड़ा बखूबी आप समझ पाए होंगे। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री को कई पार्ट में बांट करके अध्ययन किया जाता है। यहाँ आपको लिखा भी है क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है, ठीक है ना। केमिस्ट्री का वर्गीकरण, तो इसका आपका गोल्डन स्टेटमेंट बनेगा कि केमिस्ट्री को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। पहले आपको ये कंसेप्ट बेहतरीन ले लेना है। यदि आप ये कंसेप्ट बेहतरीन नहीं ले पाते हैं तो फिर ये बड़ी चिंता का विषय हो जाएगा। केमिस्ट्री आप कैसे पढ़ पाएंगे, क्लास 11th में आप स्टडी कैसे कर पाएंगे, मज़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मज़ा सजा न बने, इसके लिए आप दवा के रूप में केमिस्ट्री का ये नॉलेज ले लें कि केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ सब्सटेंस देयर प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर हो जाएगा। तो ये यूज हुआ। अब इसके वर्गीकरण में जो 5 प्रकार है, इसका बड़े पैमाने पर पूरे डिस्क्राइब इसको मैं करूँगा विथ एग्जाम्पल, और आपके जहन में, आपके अंडरस्टैंडिंग में मैं इसको पूरी तरह से फिट करने का प्रयास करूँगा। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री के विभिन्न वर्गों को समझाने से पहले सबसे पहले मैं आपको आपके पिछले क्लास मतलब क्लास 10th में ले चलना चाहूँगा। और क्लास 10th के लेसन्स का यदि आपने स्ट्रक्चर समझ लिया तो इसको भी आप समझ जाएंगे। टोटल डिफिनीशन आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, पहले लेसन का नाम है बाबू केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, मतलब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण था। पहले लेसन का नाम यही था, आपने पढ़ा था केमिस्ट्री में। दूसरे लेसन का नाम था एसिड बेस एंड साल्ट्स। तीसरे लेसन का नाम था मेटल एंड नॉन मेटल। लेसन नंबर 4 था आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मिला लीजिएगा। लेसन नंबर 5 था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 ये दोनों है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। ये दोनों है आपका क्या, फिजिकल केमिस्ट्री। इसी के अनुसार मैं आपको डिफिनीशन इसका बताऊंगा। तो ये दोनों है फिजिकल केमिस्ट्री, इस चीज़ को समझ लीजिए। मतलब लेसन नंबर 1 लेसन नंबर 2 दोनों है फिजिकल केमिस्ट्री। ये पहला नंबर वाला, ये पहले नंबर वाला। इसमें लेसन नंबर 3 और ये लेसन नंबर आपका लास्ट मतलब 5 ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ लीजिएगा। मतलब ये इसका तीसरा नंबर, और केवल एक लास्ट ये वाला बच रहा है, ये बनेगा दूसरा नंबर, क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहीं से आपका और टोटल डिफिनीशन क्रिएट हो जाएगा केमिस्ट्री। चलिए समझिए। तो क्लास 10th में पहला लेसन और दूसरा लेसन आपका था फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब नंबर 1 वाला। तीसरा लेसन और लास्ट वाला लेसन ये दोनों था आपका नंबर 3 वाला, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। और लेसन नंबर जो केवल 4 था वो था नंबर 2 वाला, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब कार्बनिक रसायन। क्लियर। नंबर 4 और 5 की बात बाद में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप समझिएगा ये फिजिकल केमिस्ट्री के विषय में। तो बाबू हमारे अभी हमने आपको समझाया कि लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 ये दोनों फिजिकल केमिस्ट्री था, मतलब भौतिक रसायन था। लेसन नंबर 1 में क्या पढ़ना था, रासायनिक अभिक्रियाओं के विषय में पढ़ना था। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, तो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, विखंडन रासायनिक अभिक्रिया, एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, प्रकाश अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण मतलब उपचयन अभिक्रिया, अवकरण मतलब अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये तमाम अभिक्रियाओं के विषय में आपको पढ़ना है, आप पढ़े थे। दूसरे लेसन में चलते हैं तो इसमें क्या पढ़ना है,
अम्ल, क्षार, लवण। तो अम्ल में भी अम्ल का गुण वगैरह मतलब अभिक्रिया पढ़ना है, क्षार की भी अभिक्रिया पढ़ना है, लवण से भी आपको पढ़ना है। तो उसमें भी सेकेंड लेसन में भी आपको पढ़ना था उदासीनीकरण अभिक्रिया, तमाम चीज़ें मतलब वो नियम और कानून केवल आपको देखने थे पहले और दूसरे लेसन में। इसीलिए इसी हिसाब से मैंने इसका डिफिनीशन तैयार किया है फिजिकल केमिस्ट्री का, कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है तो वह फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। याद रखिएगा मेरी बात को, मैंने क्या कहा था आपके इस क्लास में कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है तो वह भौतिक रसायन कहलाता है, फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। वन मोर टाइम एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी, ये स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं सो देख भी रहे हैं, इसको लास्ट में आपको इसका डिफिनीशन मिल जाएगा, वहाँ से नोट करके आप नोट अपना तैयार कीजिएगा, फिर तैयार कीजिएगा, फिर भी आपको साथ साथ करना है। बेहतरीन पहले लेसन से आपको मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। क्या बोलेंगे आप लोग कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है तो वह फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। और समझाने के लिए हमने आपको एग्जांपल दे ही दिया। क्लियर? फिजिकल केमिस्ट्री आपका क्लियर। नंबर सेकेंड देखिए आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लास 10th में कौन सा था आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो लेसन नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन मतलब कार्बन, तो जिस यौगिक में कार्बन उपस्थित होगा उसको कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्लास 10th में आप पढ़े भी हैं इसको, इसी लेसन में पढ़े हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, कि वैसे यौगिक जिनका निर्माण चाहे वैसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है तो उसे कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। और आगे आप पढ़े भी थे मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, एथिल अल्कोहल, ब्यूटी अल्कोहल, पेंटिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, एथेनोन, ब्यूटेनोन, प्रोपेनोन, मेथेनोन, ये तमाम चीज़ें इसमें में कार्बन था, इस सब में कार्बन था। और जितना भी उसमें यौगिक आप पढ़े थे फंक्शनल रूप में यौगिक ही तो तैयार हो रहे थे। हाइड्रॉक्सिल समूह, एल्किल समूह, एल्काइल समूह, एल्केन समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, कीटोन समूह, एल्डिहाइड समूह, इन तमाम समूह, एमीन समूह, इन तमाम समूहों में आपको कार्बनिक यौगिकों के विषय में ही तो पढ़ना था। जैसा आप मीथेन पढ़ लिए तो मीथेन का गुण देखे थे, मीथेन का संरचना आप देखे थे कि क्या होता है। मीथेन का संरचना मतलब ऐसे 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 होता है, एच है, एच है, एच है, एच है। इसका उपयोग पढ़े थे आप, मीथेन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये सारा चीज़ आप पढ़े थे। तो इसी के अनुसार लेसन नंबर 4 में आप जो पढ़े हैं मैं इसका डिफिनीशन तैयार करूँगा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का, ध्यान दीजिएगा, जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का निर्माण विधि, गुण, संरचना, उपयोग इत्यादि का अध्ययन करते हैं तो वह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है, मतलब कार्बनिक रसायन कहलाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण विधि, गुण, संरचना, उपयोग का अध्ययन करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। एक बार और सुन लीजिए लास्ट में, क्योंकि इसके बाद से मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी दी एंड करूँगा डिफिनीशन का। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का निर्माण विधि, गुण, संरचना, उपयोग इत्यादि का अध्ययन करते हैं तो वह कार्बनिक रसायन कहलाता है। इसका भी डिफिनीशन आप बोल लेंगे, लिख लीजिएगा, लास्ट में आपको इसका PDF मिल जाएगा। नंबर 3 पर चलते हैं, मतलब का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। तो क्लास 10th में लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 5 ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 3 में आपको क्या पढ़ना है, तब विभिन्न तत्वों के लिए उनके अयस्क, जैसे लोहे का अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पेराइट, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट वगैरह वगैरह सब चीज़, लेड का PbS मतलब गैलेना, पारा का HgS मतलब सिनेबार, कापर का कापर पाराइट, क्यूपराइट्स, ये तमाम आप पढ़े थे। जितना आप अयस्क देख रहे हैं सब एक यौगिक है और किसी भी यौगिक में कार्बन उपस्थित नहीं है, मतलब वो जलेगा नहीं। जिसमें जलता है कार्बन यदि उपस्थित होगा तो जलेगा, उसमें कोई भी यौगिक जलने वाला नहीं, लोहा जलेगा ना, टीन जलेगा ना, ये एल्युमिनियम जलेगा, इसका मतलब इसमें कार्बन उपस्थित नहीं है।
तो उसमें इन सारे यौगिकों का अध्ययन किए थे कि इनसे ये तत्व निकाले जाते हैं। लेसन नंबर 5 की बात कीजिएगा तो तत्वों को केवल बैठाया जा रहा था कि आज तक कुल मिलाकर के 118 तत्व खोजे गए हैं, जिसमें 92 तत्व प्रकृति से खोजे गए हैं, बाकी के 26 तत्व प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। तो उसमें केवल तत्वों को बैठाया जा रहा था। तो दोनों को मिलाकर बोलेंगे, अकार्बनिक यौगिकों का भी और तत्वों का भी। आप क्या बोलेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अकार्बनिक यौगिकों तथा सभी तत्वों के निर्माण विधि, गुण, संरचना, उपयोग इत्यादि का अध्ययन करते हैं, तो वह अकार्बनिक रसायन कहलाता है। फिर समझ लीजिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी तत्वों, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी तत्वों तथा अकार्बनिक यौगिकों, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी तत्वों तथा अकार्बनिक यौगिकों के निर्माण विधि, ये वाला जो लाइन है सब में बोलना है, निर्माण विधि, गुण, संरचना, उपयोग इत्यादि, निर्माण विधि, गुण, संरचना, उपयोग इत्यादि का अध्ययन करते हैं, तो वह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है, मतलब अकार्बनिक रसायन कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि आप ये 3 प्रकार काफ़ी बेहतरीन ढंग से आप समझ गए होंगे। अब जानिए, 11th और 12th में आपको 3 वर्गों में ही बांट करके पूरी केमिस्ट्री का अध्ययन करना है। आपको 11th या 12th में कहीं भी आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट दिखाई नहीं देगा, आपको कहीं भी बायोकेमिस्ट्री का पार्ट दिखाई नहीं देगा। आपके बुक को 3 पार्ट में बांट दिया है। आप जब बुक्स पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि बुक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये दोनों पार्ट को जहाँ तहाँ इसमें भी सेटल करने का प्रयास किया गया, लेकिन 3 वर्ग बांट करके आपको क्लास 11th में और क्लास 12th में आपको केमिस्ट्री का अध्ययन करना है। हाँ, आगे जाकर के आप बड़े पैमाने पर और केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर ये दोनों बुक भी आपको पढ़ने होंगे। तो ये 3 हम लोग समझ गए। अब जानिए, ये आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री। नंबर 4, एनालिटिकल केमिस्ट्री, विश्लेषणात्मक रसायन। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें विश्लेषण किया जाता है, मतलब किसी न किसी प्रकार से इसमें सूचनाओं से संबंधित शब्दों को आकर्षित किया जा रहा है। विश्लेषण, विश्लेषण मतलब क्या, लग रहा है कोई जासूसी शब्द है, और ज़रूर है जासूसी शब्द, ये खोज वाली शब्द ही है। विश्लेषण किया जाता है, किसी भी घटना का विश्लेषण करने का मतलब कि उस घटना में क्या क्या हुआ था इसकी जानकारी निकालना, तो यही विश्लेषण करना। इसमें भी इसका नाम है विश्लेषणात्मक रसायन, इसका नाम है विश्लेषणात्मक रसायन, मतलब एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें बोला है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक पदार्थों की पहचान की जाती है और उनके गुणात्मक और परिणात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो वह एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब यहाँ समझिए, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले इसी वीडियो में आपके साथ बोला कि आज तक कुल मिलकर के 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें से 92 तत्व बनाए गए हैं और बाकी के 92 तत्व प्राकृत से खोजे गए हैं और बाकी के 26 तत्व प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि तत्वों की खोज करनी है, तत्वों की खोज करनी है तो इसके लिए संगठित करना पड़ेगा संस्थाओं को। फिलहाल तत्वों की खोज करनी है, तो क्या तत्वों की खोज करना आप फिजिकल केमिस्ट्री में रख पाएंगे? इसमें तो रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ना पड़ता है, तमाम चीज़ें जो ज्ञात हैं, तो ये तत्वों की खोज करना इसमें नहीं रख पाएंगे। कार्बनिक रसायन, इसमें केवल कार्बनिक यौगिकों के निर्माण विधि, गुण, संरचना, उपयोग इत्यादि का आप अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें भी स्पष्ट है कि हम लोग खोज वाले चीज़ों को नहीं रख सकते हैं या खोज करने वाले लोगों को शामिल नहीं कर सकते हैं। अकार्बनिक रसायन, इसमें भी अकार्बनिक यौगिकों की क्या करते हैं, निर्माण विधि, गुण, संरचना, उपयोग इत्यादि का अध्ययन करते हैं, तो इसमें भी आप नहीं रख सकते हैं। इसीलिए इसको केमिस्ट्री में एक नए पार्ट में रख दिया गया है। एनालिटिकल केमिस्ट्री का नया पार्ट बना दिया गया है, एक नया खंड बना दिया गया है और उसको बोलते हैं विश्लेषणात्मक रसायन। इसमें ना नए नए रासायनिक पदार्थों की पहचान की जाती है, नए नए तत्वों की खोज की जाती है, नए नए तत्वों के निर्माण की जाती है और निर्माण करके सबके सामने लाया जाता है। तो आपको हमारे विद्यार्थियों यही बोलना है एनालिटिकल केमिस्ट्री में कि
रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक पदार्थों की खोज की जाती है, विभिन्न रासायनिक पदार्थों की पहचान की जाती है तथा उनके गुणात्मक का मतलब जो पदार्थ आप खोज रहे हैं उसका गुण क्या है, और परिमाणात्मक मतलब कितने मात्रा में है। जैसे कि यहाँ से ज़मीन में हम लोग खोदते हैं यदि 4 किलोमीटर तो हमको 10,000 की कोई वस्तु मिल रही है। अभी तक हम ज़मीन में खोज रहे हैं तो 10 किलो की हमको 10 केजी की वस्तु हमको मिल रही है, और सपोज 10,000 रुपये भी खर्च हो रहा है, 10 किलो की वस्तु में मिल रही है, और वस्तु को बेचने पर हमको 5,000 रुपये प्राप्त होंगे। तो बताइए कि हम खोदेंगे ज़मीन को? हम क्यों जाएंगे वहाँ प्रयास करने? क्योंकि हमारा लगा बैलेंस 10,000 रुपीज़ और मिल रहा है उसको बेचने के बाद 5,000 रुपीज़, और उसके बाद हमारा स्ट्रगल अलग चला गया, तो हम वो काम क्यों करेंगे? इसलिए उसके गुणात्मक मतलब उस पदार्थ का गुण क्या है जो ज़मीन में है, और परिमाणात्मक मतलब कितने मात्रा में वो है। मात्रा भी पता चलना चाहिए कि कितने मात्रा में है। मात्रा भी मान लीजिए कि 2 केजी है तो फिर क्यों खोदेंगे? तो इसीलिए कहते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा यहाँ पर जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों की पहचान की जाती है और उनके गुणात्मक और परिमाणात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो वह एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाता है। आई होप कि इस चीज़ को आप काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप सीख चुके होंगे। तो ये था आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री जिसका अध्ययन आपको करना था। अब नंबर हम लास्ट देखेंगे, इसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। पर आपका पार्ट नंबर 5 बायोकेमिस्ट्री, इसको बोलते हैं जैव रसायन। देखिए कार्बनिक अकार्बनिक सारे चीज़ों को आपने पढ़ लिया, लेकिन हमारे शरीर में भी प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक एसिड, ये रक्त है, प्लाज्मा है, वाटर है, ये सारे पदार्थ पाए जाते हैं, रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसको फिजिकल केमिस्ट्री में भी आप नहीं रख सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप नहीं रख सकते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप नहीं रख सकते हैं, और एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी आप नहीं रख सकते हैं। तो इसके लिए एक अलग पार्ट बना दिया गया जैव रसायन, मतलब जीवों से संबंधित रसायन। इसमें क्या करते हैं कि हमारे शरीर में कितने रासायनिक पदार्थ हैं, कितने तत्व हैं, और उन तत्वों से किस किस प्रकार की विक्रियाएँ होती हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। समझिएगा बात को ध्यान से, क्योंकि हमारे शरीर में भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, अपचयन होता है, गैस का निर्माण होता है, दर्द होता है, चक्कर आता है, ये सारी क्रियाएं हैं, और शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसके बाद ही ये क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। तो इन सब सजीवों से संबंधित इसको